प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज न्यू चैप्टर फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 3 लॉ है न्यूटन्स का। उसमें हम पढ़ेंगे, कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम। तो आइए देखते हैं। चुनौतियों को स्वीकार करें ताकि आप विजय के हर्ष का आनंद महसूस कर सकें। प्यारे बच्चों, जीवन में अगर चुनौती को एक्सेप्ट करेंगे, चैलेंज को, तो व्यक्ति बहुत मजबूत हो जाता है और आगे जाता है। चलिए हम देखते हैं बैलेंस फोर्स क्या है। कोई बता सकते हैं आप में से बैलेंस फोर्स क्या है? बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्सेज आर इक्वल इन साइज एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। बैलेंस फोर्स का मतलब एक से ज़्यादा फोर्स काम कर रहा है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने से ये क्या होगा? मूवमेंट होगा। लेकिन सपोज कीजिए आपने यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, कोई दूसरा आदमी इसी डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगा दे, क्या इसमें ये जो ऑब्जेक्ट है मूव कर पाएगा? नहीं। आप किसी को धक्का दे रहे हैं, उतनी ताकत से किसी उधर से कोई धक्का किसी को दे तो वो ऑब्जेक्ट आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स, जो दोनों इक्वल हो लेकिन अपोजिट हो। इक्वल इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। इन द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स देयर इज नो चेंज इन मोशन। इसके मोशन में चेंज नहीं होगा। 5 न्यूटन हम भी लगा रहे हैं, 5 न्यूटन कोई और लगा रहा है। तो बैलेंस फोर्स के केस में मोशन में कोई चेंज नहीं होगा। या मान लो कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसको रोकने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो और इधर से भी 10 न्यूटन का लग रहा हो, तो इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। जिस स्पीड से जा रही है उसी स्पीड से जाती रहेगी। तो वही कारण कोई चेंज मोशन में नहीं आएगा। व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0 कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है प्यारे बच्चों? इस पे देखो 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इधर से लगा, मतलब विपरीत डायरेक्शन से, तो माइनस में हो जाएगा। तो -5n, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? 0। भाई 5m इधर से, 5n इधर से, लेकिन ये माइनस में होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो वही कह रहा है, व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू 0 कॉल्ड द बैलेंस्ड फोर्स। अगर जो रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, इक्वल टू 0, तो उसको हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। अनबैलेंस फोर्स क्या है? When the resultant force acting on a body is not equal to 0। मान लीजिए इधर 5 न्यूटन, इधर से 8 न्यूटन अगर लगा रहा हूँ, तो अब इक्वल नहीं है, इसलिए उसको हम अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। तो इसके कारण क्या होगा? ये जो ऑब्जेक्ट इधर की ओर भागने लगेगी, क्योंकि इधर से 5 न्यूटन लगा, इधर से 8 न्यूटन। तो अनबैलेंस फोर्स मोशन को चेंज करता है, माने पोजीशन को चेंज करता है। अगर वो स्थिर है तो मूवमेंट में आ जाएगी, मूवमेंट में है तो उसके मूवमेंट में चेंजिंग आएगी। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी आर नोन एज अनबैलेंस फोर्स व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस तरह हमने प्यारे बच्चों बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को देखा कि बैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, अनबैलेंस फोर्स में रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होता है। बैलेंस फोर्स इक्वल इन साइज, अपोजिट इन डायरेक्शन। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन दिया। न्यूटन एक बहुत, सर आइजैक न्यूटन बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने 3 लॉ दिया। फर्स्ट लॉ है, उसमें क्या कर रहे हैं? एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। कोई भी वस्तु है, या तो रेस्ट में है या मान लीजिए मूव कर रही है, तो रहना चाहती है। कब तक? जब तक कोई अनबैलेंस फोर्स काम न करे। अनलेस कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स मतलब अनबैलेंस फोर्स। अगर मान लीजिए कोई भी ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, अगर कोई इस पे फोर्स ही नहीं लगे तो कभी रुकेगी? चलती रहेगी, चलती रहेगी। या कोई वस्तु यहाँ पर रुकी हुई है ऑब्जेक्ट, तो अगर इस पे फोर्स नहीं लगेगा तो ये भी अपना रुकी रहेगी। तो न्यूटन ने यही कहा कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहिए। कब तक? जब तक कोई उस पर
अनबैलेंस फोर्स ना लगे। बैलेंस फोर्स लगने से कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं है। अगर ये जिस मोशन में जाती रहेगी, ये रुकी है तो रुकी रहेगी। हाँ, अनबैलेंस फोर्स इसके इस स्टेट को चेंज कर सकता है। यही न्यूटन ने बोला कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन ए स्टेट रेस्ट, रेस्ट है तो रेस्ट में रहना चाहिए, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में, अनलेस कंपेल टू चेंज दैट स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा उसको कंपेल ना किया जाए, बाध्य ना किया जाए। ऑल ऑब्जेक्ट रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। तो ये तो लॉ ऑफ मोशन होगा, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट कर रहे हैं हम कि ऑल ऑब्जेक्ट्स रेसिस्ट ए चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन। सभी वस्तु विरोध करता है, अगर वो मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहती है, क्योंकि अगर मान लो उसको रोकने की कोशिश करेंगे हमें धक्का लगेगा कि नहीं, वो अपोज करता है, अपने मोशन का विरोध, वो चाहती है कि इसी में चलते रहे। कोई रोकना चाहता है इसलिए फोर्स लगाना पड़ता है, या कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहती है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास है, इसमें मान लीजिए पानी भरा है, इसके ऊपर एक आप पोस्ट कार्ड रखिए, इस पर एक सिक्का रख दीजिए। अब इस पोस्ट कार्ड को तेजी से हटाएंगे तो सिक्का नीचे गिर जाएगा, मानी इस पोस्ट कार्ड के साथ सिक्का जाना नहीं चाहेगा, वो स्थिर यहीं रहना चाहती है। तो ये इसलिए फिर इसको हटाने से नीचे गिर गई, क्योंकि वो खाली हो गया। तो यही कह रहा है, ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और टू कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। ये जो ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। इसे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। जैसे अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलेंगे। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, इसे हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोलते हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसलिए फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, कुछ एग्जाम्पल देखिए। इन ए मूविंग कार वी बेंड फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। आप कार में जा रहे हो, एकाएक ब्रेक लगने से हम आगे की ओर क्यों झुकते हैं? क्योंकि ब्रेक लगने से नीचे का पार्ट तो हमारा थोड़ा धीमा हुआ, लेकिन ऊपर का चलते ही रहना चाहती है, वो चाहती है कि हम चलें, इसलिए ऐसे हो जाता है। दूसरा एग्जांपल, द कार स्लो डाउन बट आवर बॉडी टेंड्स टू कंटिन्यू इन द सेम स्टेट। बॉडी चाहता है कि मोशन में करने के लिए, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया, इनर्शिया के कारण। इनर्शिया एंड मास। अब प्यारे बच्चों, इनर्शिया मतलब एक प्रॉपर्टी है कि रेस्ट मोशन है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, मूवमेंट में है तो मूवमेंट में ही रहना चाहिए, एक उसका प्रॉपर्टी है। इनर्शिया का मास से क्या रिलेशन है ये देखते हैं जरा। इफ ए बॉडी इज रेस्ट इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। बार बार हम कह रहे हैं कि इनर्शिया की प्रॉपर्टी है। इफ इट इज मूविंग इट टेंड्स टू कीप मूविंग, ये मूविंग है, मूविंग में रहना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनर्शिया, ऑलरेडी पढ़ लिए। इट इज ईजियर टू पुश एन एम्प्टी बॉक्स देन ए बॉक्स फुल ऑफ बुक्स। किसी बॉक्स खाली हो तो उसको खींचना आराम है, अगर उसमें मान लो बुक से भरा हो तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मास बढ़ जाता है तो उसका इनर्शिया भी बढ़ जाता है। जो जो मास बढ़ेगा और एकदम आराम से रुकना चाहेगा और विरोध करेगा, ज़्यादा मतलब कोई खींचेगा, ताकत लगाना पड़ेगा। तो मास से प्यारे बच्चों इनर्शिया का रिलेशन है। तो हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट हैव लार्जर इनर्शिया। जितना मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मास कम तो इनर्शिया कम। इनर्शिया इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। एक नेचुरल फेनोमेना है जो विरोध करता है, अगर वो वस्तु रेस्ट में है या मोशन में है तो उस अवस्था को विरोध करता है, वो चाहता है कि इसी में रहे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया। तो मास क्या है? एक तरह से इनर्शिया का ही मेजर है, क्योंकि मास बढ़ाते हैं तो इनर्शिया भी बढ़ता है, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। अब प्यारे बच्चों आप बता सकते हो मोमेंटम क्या है? सोचिए जरा, मोमेंटम क्या है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। मान लीजिए 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है और इसका स्पीड है
5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये मास है तो मास इनटू मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो मास है 5 kg और वेलोसिटी है समझ लो 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 25 kg मीटर पर सेकेंड। अर्थात मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है। इसको याद रखना है, इसको याद करना है। मोमेंटम हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इट इज डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अर्थात मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है और वो डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। भाई मास का किलोग्राम इनटू भी, तो वेलोसिटी का क्या होता है मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट भी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। द अनबैलेंस्ड फोर्स ब्रिंग्स ए चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये तो हम पहले जान चुके थे कि अनबैलेंस्ड फोर्स उसके वेलोसिटी में चेंज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में। देयरफॉर फोर्स ऑल्सो प्रोड्यूसेज ए चेंज ऑफ मोमेंटम। जब ये वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी। तो फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी में चेंज हो जाता है, फोर्स लगाते हैं तो। इसका मतलब यूँ कहें कि फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज हो जाता है। वेलोसिटी जब भी चेंज होगा तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी m इंटू भी होता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी वस्तु के वेलोसिटी में चेंज, किसी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में चेंज होता है, इसका मतलब मोमेंटम में चेंज। इसका मतलब फोर्स उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल होता है किसी वस्तु के मोमेंटम में चेंज करने के लिए। और सेकेंड लॉ में इसी बात पे न्यूटन ने बताया, क्या बताया, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई m किलोग्राम का वस्तु है, शुरुआत में उसका स्पीड u है, बाद में ये v हो गया, t टाइम लगा। तो मोमेंटम शुरू में कितना है mu, इसका m भी कितने टाइम, t टाइम में। तो चेंज कितना हुआ mv माइनस mu, और रेट का मतलब t से डिवाइड होगा, t से डिवाइड होगा तभी तो रेट निकलेगा। क्यों होगा t से डिवाइड, t मान लो जो 10 सेकेंड है, तो 10 सेकेंड में सपोज कीजिए mv माइनस mu चेंज हो गया, तो 1 सेकेंड में रेट निकालते हैं, एक ही में तो 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए t से डिवाइड होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेट ऑफ चेंज क्या फॉर्मूला हो जाएगा, mv माइनस mu अपॉन t, आगे काम पड़ेगा। मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। भाई वेलोसिटी में चेंज कराएंगे तो इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स लगाना होगा। तो कह रहा है वो अनबैलेंस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी में चेंज करता है, वेलोसिटी में चेंज का मतलब मोमेंटम में चेंज होता है। तो इसी को द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होता है, तो जिस फोर्स डायरेक्शन में फोर्स रहता है। तो मैथमेटिकल देखते हैं प्यारे बच्चों, इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। मैथमेटिकल माने न्यूटन से सेकेंड लॉ को मैथमेटिकल रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे लिखा है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लेट मास ऑफ ऑब्जेक्ट m, मास m है, मूविंग ए स्ट्रेट लाइन, तो इनिशियल वेलोसिटी u, प्रारंभ में u है, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड टू वेलोसिटी v इन टाइम t, टाइम t में उसका वेलोसिटी v हो गया। तो जब ये वेलोसिटी में चेंज हुआ इसका मतलब एक्सलेशन हो गया, कोई बात नहीं। f अप्लाइड फोर्स दिया गया है, तो इनिशियल मोमेंटम, तो इनिशियल वेलोसिटी u, मास m, तो mu, फाइनल मोमेंटम, मास वही रहेगा, वेलोसिटी भी हो गया तो फाइनल m भी हो गया। तो एज पर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा है कि फोर्स प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम में चेंज mv माइनस mu,
और रेट भी है तो टी से डिवाइड होगा, जैसे आप पिछले स्लाइड में देखे थे। इसका मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m कॉमन लेंगे तो b माइनस यू अपॉन टी। तो b माइनस यू अपॉन टू क्या होता है? एक्सलेशन। एक्सलेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो इसका मतलब b माइनस यू अपॉन टी के बदले a लिख सकते हैं। तो इसका मतलब f प्रोपोर्शनल टू एम ए। अगर हम कांस्टेंट दे दे तो प्रोपोर्शनल हट जाएगा, तो k इंटू एम ए। तो k इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और वन यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कह रहा है 1 यूनिट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड। 1 यूनिट फोर्स होता क्या है प्यारे बच्चों? तो अभी इसको छोड़ दीजिए, तो F इज इक्वल टू एम ए। तो 1 यूनिट फोर्स का मतलब 1 किलो का m मास 1 किलोग्राम का कोई वस्तु हो और उस पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो जाए, तो इसका मतलब फोर्स कितना लग रहा है? 1 न्यूटन, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो 1 इंटू 1 1। तो 1 न्यूटन फोर्स को डिफाइन जो किया गया है, 1 न्यूटन फोर्स इज डिफाइंड द अमाउंट दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए ऑब्जेक्ट ऑफ 1 kg। 1 kg के ऑब्जेक्ट में यदि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन हो तो हम कहेंगे 1 न्यूटन फोर्स लगा। तो 1 न्यूटन फोर्स बराबर ये हो जाएगा 1 इंटू 1। तो इसमें देखिए अब 1 न्यूटन अगर फोर्स हो तो F इज इक्वल टू 1 K, ठीक है। मास भी 1 लिए हैं, एक्सेलरेशन भी 1 लिए हैं, तो इस स्थिति में K इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अच्छा, अब इस फॉर्मूला में F इज इक्वल टू K एम ए, तो K जब 1 होगा तो F इज इक्वल टू एम ए। तो इसका फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये न्यूटन से सेकेंड लॉ से हम लोगों ने डिराइव किया है, F इज इक्वल टू एम ए। अब 1 यूनिट फोर्स को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए यहाँ तक फॉर्मूला नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, तो 1 यूनिट फोर्स लाने के लिए हमें मास को भी 1 करना होगा, एक्सेलरेशन को भी 1 करना होगा। तो 1 करेंगे तो 1 यूनिट फोर्स होगा, तब इधर भी 1 हो जाएगा, तो K का वैल्यू निकाल देंगे, K इज इक्वल टू 1 होगा। अब K का वैल्यू इसमें 1 रखेंगे तो F बराबर एम ए। भाई F इज इक्वल टू के एम ए, F इज इक्वल टू के एम ए, ये देखिए F इज इक्वल टू के एम ए। K का वैल्यू 1 रखेंगे तो F इज इक्वल टू एम ए। और इसे प्रोपोर्शनल को इक्वल बदलने के लिए हम कांस्टेंट रखते हैं। क्यों रखते हैं? प्रोपोर्शन क्या होता है? मान लीजिए 3/6, 2/4, ये सब 1/2 प्रोपोर्शन में है। तो इसका मतलब 3/6 हमेशा एक कांस्टेंट होगा, 2/4 कांस्टेंट होगा, तो 3 इज इक्वल टू 6K। तो K कांस्टेंट हो गया ना, मतलब 3 प्रोपोर्शन टू 6 को हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू K इंटू 6। तो इसलिए इक्वल देने में हमें कांस्टेंट देना पड़ता है। तो इस तरह हमने क्या सीखा? F इज इक्वल टू एम ए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो देखा। एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, कुछ एग्जाम्पल देखें। व्हाइल कैचिंग ए फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल, आप बॉलर को देखते होंगे, कोई बॉल आता है ऐसे हाथ को पीछे खींचता है। क्यों? क्योंकि जितना ये बॉल को पकड़ के पीछे खींचेगा टाइम बढ़ेगा, और टाइम बढ़ने से फायदा क्या हो गया? देखिए टाइम बढ़ा दिया, तो जब ये टाइम बढ़ गया तो ये वैल्यू छोटा हो जाएगा। नीचे अगर कोई चीज़ बढ़ जाता है, सपोज करो 20/5 दे तो 4 हो जाएगा, लेकिन 20/10 दे दे तो ये 2 हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर बढ़ गया तो पूरे का वैल्यू कम हो गया। तो टाइम अगर बढ़ जाएगा तो इसका मतलब फोर्स कम लगेगा, पूरे का वैल्यू घट जाएगा। तो इसलिए बॉलर क्या करता है? टाइम बढ़ाना चाहता है उसको, ताकि फोर्स वहाँ कम लगे। तो फील्डर इंक्रीजेज द टाइम ड्यूरिंग which high velocity of a moving ball decreases to 0. In this way, fielder decrease the rate of change of momentum. क्योंकि टाइम बढ़ गया तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम घट जाएगा। एंड फेल्ट लेस फोर्स इन हिज हैंड, और फोर्स कम लगता है उसके हाथ में। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, बहुत मज़ा आया आपके साथ। तो अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। थैंक यू।